हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी को जारी रखते हुए हम सभी लोग यूनिट 3 पे पहुंच चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में। ये रिवीजन क्लास आप लोगों का चल रहा है और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये डीएड डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। यानी कि जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं वो सभी लोग इस पेपर का अध्ययन करेंगे। ऑल स्टूडेंट अध्ययन करेंगे, यानी कि ये कॉमन कोर्स है जिसमें एचआई ट्रेड, वीआई ट्रेड और आईडीडी ट्रेड, तीनों ट्रेड के बच्चे इसका रिवीजन करेंगे। तो सभी लोगों के लिए ये कंपलसरी है सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं यूनिट 3 क्या हमारा है, जिसमें हमें परिभाषा के बारे में जानना है, डिफिनीशन, केसेस और इसमें प्रिवेंटिव यानी कि जो आप लोग रोकथाम के उपाय करते हैं, प्रकार हैं उसके, या फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं या उसके मैनेजमेंट हैं, यानी कि शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसका अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, उन सभी चैप्टरों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो 3.1 सब यूनिट में ये बताई गई हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और इसकी पूरी क्राइटेरिया क्या है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है बौद्धिक अक्षमता, या इसी को बौद्धिक विकलांगता कहते हैं। यदि आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे द स्पेशल फील्ड यूट्यूब चैनल है हमारा। चाहे आप इससे जुड़ सकते हैं या फिर आप स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से भी हमारा चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं और ये सभी वीडियो आप रिवीजन कर सकते हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 3.1 सब यूनिट, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में सबसे पहले डिफिनीशन दिया गया है मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट 1927 के अनुसार कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है। तो इसके अनुसार ये कहा गया है कि मानसिक विकलांगता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें 18 वर्ष की आयु से पहले मानसिक विकास रुक जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति या बालक होगा उसका 18 वर्ष से पहले ही अगर उसकी मानसिक स्थिति जो होती है, जो कि डेवलप कर रही होती है, अगर वो रुक जा रही है तो उसमें पूर्ण रूप से जो विकास नहीं हो पाता है, यानी कि वो एक परिपक्व की स्थिति में नहीं पहुंच पाता है और ये क्रम बाई क्रम चलता रहता है। यानी कि ये एक तरीके से वंशानुक्रम रोग भी कहा जाता है। या कह लीजिए कि कोई बच्चे को बीमारी हो जा रही है बचपन में ही, या उसके बाल्यावस्था में या किशोरावस्था तक जाते जाते उसे कोई बीमारी हो रही है, सर पे चोट लग जा रही है किन्हीं कारण से, तो उस बच्चे में अक्सर आप लोग देखेंगे चाहे वो बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाएगा या फिर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएगा। दोनों चीज़ें सेम हैं आपके, मानसिक मंदता और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है आपके, क्योंकि मानसिक मंदता का मतलब भी होता है कि बुद्धि का जो विकास होगा वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया में होगा, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक दिव्यांगता का भी मतलब यही होता है कि आप मानसिक तौर पर जैसे तर्क करने, सोचने, समझने, विचार करने, या कह लीजिए कि समझने का जो निर्णय आप लेते हैं वो सभी कार्य आपसे नहीं हो पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता। ऐसे में जो भी बालक या व्यक्ति ग्रसित होता है उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि उसका जो मेंटली डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी धीमे तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन के अनुसार, यानी कि AAMR 1983 के अनुसार हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो इसमें ये कहा गया है कि बौद्धिक दिव्यांगता का तात्पर्य सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता के औसत स्तर से, यानी कि जो बौद्धिक क्रियाशीलता होती है उसके औसत
स्तर में अर्थपूर्ण कमी से है, यानी कि औसत स्तर से ये कम है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुकूलन व्यवहार में अक्सर क्षति देखी जाती है और विकास की अवधि जो होती है वो काफ़ी धीमी प्रक्रिया में होती है। इसके दौरान बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन AAMR 2002। इसमें क्या कहा गया है कि बौद्धिक दिव्यांगता एक अक्षमता है जिसमें बुद्धि लब्धि एवं अनुकूल व्यवहार दोनों ही सीमित हो जाते हैं। मतलब आपके बुद्धि लब्धि IQ लेवल जो होता है वो भी कम हो जाता है। एक तरीके से कह लीजिए कि जो बच्चा 18 साल का है वो 4 साल 5 साल के बच्चे के जैसा व्यवहार करता है, व्यवहार भी उसका अनुकूल नहीं होता है। मतलब एक सामाजिक तौर पे देखा जाए तो वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता है। थोड़े बहुत ही वो अपने व्यवहार को कर पाता है, सभी व्यवहार को संपादित नहीं कर पाता है। जो वैचारिक सामाजिक व व्यवहारिक कौशलों में प्रदर्शित होते हैं, यह जो क्षमता होती है 18 वर्ष की उम्र से पहले होती है। इसके पहले ही ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं इनमें शारीरिक दृश्य व श्रव्य जो समस्याएं होती हैं ये भी इनमें अक्सर देखने को मिल सकती हैं। ये मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त स्थिति में ज़्यादा होता है और मस्तिष्क को जितना अधिक ये नुकसान होगा उतना ही अधिक समझ लीजिए कि मस्तिष्क को भी क्षति पहुंचेगी और उससे जुड़ी भी और भी आप लोगों को क्षमताएं उस बच्चे में या व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। मानसिकता से समायोजित कई अन्य क्षमताएं भी होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है, स्वालीनता होता है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं जो मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं। यानी कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले आपके और कौन कौन से डिसेबिलिटी हैं, जिसमें आपके डाउन सिंड्रोम और उसके बाद CP और ऑटिज्म ये आपके इसमें शामिल हैं। अब हम बात करेंगे बौद्धिक दिव्यांगता के कारण, केसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये एक प्रकार की दिव्यांगता है। इसको 2016 RPWD एक्ट में शामिल किया गया है, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमता में कमी होती है जिससे वे सामाजिक, शैक्षिक और पेशेवर जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। जब इनकी मानसिक स्थिति में कमी पाई जाएगी तो इससे क्या होता है, समाज में ये अपने व्यवहार को स्थापित नहीं कर पाते हैं या कह लीजिए कि समाज के अनुकूल ये रह नहीं पाते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया भी इनकी काफ़ी प्रभावित होती है, शिक्षा ग्रहण करने में भी इनको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अपने जीवन से रिलेटेड या कह लीजिए जीवन यापन करने के लिए इनको जो रोज़गार करना होता है वो रोज़गार करने में भी इनको समस्याएं बहुत सारी आती हैं, जिससे ये रोज़गार करने में भी सफल नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि जन्म से होने वाली जो बौद्धिक दिव्यांगता होती है, यानी कि जन्म से ही बहुत सारी ऐसी दिव्यांगताएं हैं जो जन्म से ही होती हैं या फिर जन्म के बाद भी होती हैं, जन्म के पहले भी होती हैं। लगभग आपके 21 दिव्यांगताएं हैं 2016 के अनुसार। तो ये 21 दिव्यांगताएं आपके जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद तीनों कारण साथ में लेकर के चलती हैं। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर बच्चे के अंदर ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में से कोई एक डिसेबिलिटी ज़रूर दिख जाएगी बच्चे में। तो जन्म से होने वाली बौद्धिक दिव्यांगता, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ जो लोग हैं वो जन्म से ही बौद्धिक दिव्यांग होते हैं क्योंकि उनके मानसिक विकास में गैरिक विकसन के कारण बचपन में ही कमी पाई जाती है। मतलब विकास में ही अगर कमी पाई जा रही है बचपन में ही उनके मस्तिष्क से रिलेटेड, तो इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जन्मांतरित का मतलब ये होता है कि जन्म में अंतर, अगर जन्म हो रहा है तो समय से पहले हो जा रहा है, समय के बाद में ज़्यादा हो रहा है, संकट कोई बना हुआ है या गर्भावस्था में किसी भी प्रकार की समस्याएं या बाधाएं देखने को मिल रही हैं, तो इससे भी क्या होता है, बच्चे में दिव्यांगताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि जन्म से पूर्व ही माँ का किसी नज़दीकी संबंध में शादी हो जाना, तो इससे भी जो RH फैक्टर होता है वो सेम हो जाते हैं।
तो इससे भी बच्चे में दिव्यांगताएँ आती है। और उसके बाद बच्चे का अच्छे से देखभाल ना करना, गर्भ में पल रहा है बच्चा, अच्छे से खाना पीना माँ को ना मिलना, कुपोषण का शिकार हो जाना, संतुलित आहार अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे को भी पोषण नहीं मिल पाएगा। ऐसे में क्या होता है कि उसको गर्भनाल के द्वारा जो पोषक तत्व मिलना होता है वो नहीं मिल पाया, तो फिर वो बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी से दिव्यांग हो सकता है। और यहाँ पे बात हो रही है बौद्धिक दिव्यांगता की, तो बच्चे में बौद्धिक दिव्यांगता भी आ सकती है। और माँ अगर जन्म से पहले ही बच्चे के गर्भ में जब वो पल रहा है मादक पदार्थों का सेवन कर रही है, बिना डॉक्टर के ही सलाह के वो दवाएं खा ले रही है, सर दर्द हो रहा या बुखार हो रहा है तो भी वो दवाओं का सेवन कर रही है बिना डॉक्टर की सलाह के, तो वो भी बच्चे पे असर डालता है। और जन्म के समय क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, या जो प्रशिक्षित दाई या नर्स होते हैं वो अगर नहीं है तो भी बच्चे को दिक्कत आती है कि बच्चा उल्टा हो जा रहा, प्रेशर पड़ रहा है उसको फिर सीधा करने में, या फिर ऑपरेशन बताने के बावजूद भी डॉक्टर के और लोग ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, नहीं नॉर्मल बच्चा होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि काफ़ी प्रेशर दे दे कर जब बच्चों को प्रसव कराया जाता है बच्चे का, तो उस दौरान भी बच्चे पे दबाव पड़ने से बच्चे में दिव्यांगता देखने को मिलती है। ऐसे में बच्चे में आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। और जन्म के बाद बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जिसमें बहुत सारी बाधाएं देखने को मिलती हैं कि बच्चा बीमारी से ज़्यादा ग्रसित है, या फिर उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, या कहीं चोट लग जा रही है, तो इससे भी बच्चे में बौद्धिक दिव्यांगता आ सकती है। मस्तिष्कीय चोट हो रही है या फिर अन्य किसी भी कारण से अगर जन्म के बाद बच्चे में ये चीज़ें आ रही हैं तो वो भी एक कारण बन जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अब हम आगे बात करेंगे घातक चोट या दुर्घटनाएं। वही होता है कि मस्तिष्क को किसी भी कारण बस अगर क्षति पहुंच रही है तो भी वो बच्चा बौद्धिक दिव्यांग की कैटेगरी में आएगा। जीवनाव व सामाजिक व आर्थिक स्थितियां, मतलब जीवन यापन के दौरान अगर सामाजिक व आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, गरीबी है, भूखमरी है और वहाँ पे असहायता है, तो फिर ऐसे में भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाता है और उसके मस्तिष्क में क्षति पाई जाती है। अवसरों की कमी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को उपयोग और अवसरों की कमी के कारण भी बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। जैसे शिक्षा है, रोजगार है, सामाजिक समरसता है, इन सभी अवसरों में अगर उनको ना शामिल किया जाए तो ऐसे में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंताएं होने लगती है, तो भी बच्चा बौद्धिक दिव्यांग की कैटेगरी में जा सकता है। अगर इसी दौरान बीमारियां हो रही हैं और बीमारियां लंबे समय तक हैं तो भी बच्चे में बौद्धिक दिव्यांगता देखने को आपको मिल सकता है। बच्चा स्ट्रोक की स्थिति में जा रहा है, डिस्मेंशिया उसको हो जा रहा है, या फिर वो डिप्रेशन का शिकार है, तो भी बच्चे में आप बौद्धिक दिव्यांग देख सकते हैं कि बच्चा बौद्धिक दिव्यांग हो रहा है। धीरे धीरे उसकी जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता है वो कमी पाई जा रही है उसमें। आनुवंशिक कारण भी होते हैं इसमें, और इसके साथ साथ पोषण की समस्याएं, यानी कि बच्चे को अगर गर्भकाल में ही पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं तो भी बौद्धिक दिव्यांगता देखने को मिलेगी। व्यक्तिगत या मानसिक तनाव भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। दिमागी बुखार हुआ, ये सब अक्सर बच्चे के बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बनते हैं। इसका अब हम निवारण देखेंगे कि कैसे इसको हम हटा सकते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता से हम बच्चे को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, उसके बाद आपका टर्टियरी होता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्राथमिक रोकथाम। तो प्राथमिक रोकथाम में सबसे पहले जेनेटिक होता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि जब शादीशुदा जो माता पिता होते हैं या दंपति होते हैं उनसे बनने वाले जो रिलेशंस होते हैं उसमें भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर वो रिलेशन मतलब
अपने ही संबंधों में हो रहा है, जैसे मामा का लड़का, बुआ का लड़का, या फिर कह लीजिए कि बुआ की लड़की है, मामा की लड़की है, मौसी की लड़की है, और उससे शादी हो जा रहा है इतने नज़दीक रिश्तों में, तो भी दिक्कत आती है बच्चों में। अक्सर बौद्धिक दिव्यांगता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रीनेटल। प्रीनेटल एज यानी कि गर्भावस्था और लीवर की जो मुश्किलें होती हैं उस दौरान 21 वर्ष से और 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए गर्भ धारण करने की। 35 वर्ष के बाद में जो लोग धारण करते हैं उनमें अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि वो बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर पाए जाते हैं, या फिर 21 वर्ष से माता की उम्र कम है तो भी बच्चों में अक्सर दिक्कतें देखने को मिलती है। 35 वर्ष की आयु के बाद अगर बच्चा हो रहा है तो उसमें अक्सर डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल, ये सब विकार ज़्यादा होते हैं बच्चों में। बढ़ते हुए भ्रूण में अगर कोई असामान्यता हो जाए तो उससे भी क्या होता है कि बच्चे में दिव्यांगता आती है, या कह लीजिए गर्भपात हो जाए तो इससे क्या होता है कि बार बार अगर गर्भपात हो रहा है, अच्छे से कंसीव नहीं हो रहा है, तो इससे भी देखा जाता है कि जब कभी भी कंसीव भी होगा तो फिर उस बच्चे में दिव्यांगता आ सकती है। या बार बार आप ऐसे दवाओं का सेवन न करें जो माँ को नुकसान करे, या कह लीजिए कुछ लोग मतलब अनवांटेड दवाएं जो सेवन कर लेते हैं उससे भी बाद में चल कर के बच्चों पे उसका असर पड़ता है, उन दवाओं का असर पड़ता है। या फिर माँ का गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो भी दिक्कत आती है। गर्भावस्था के दौरान मात्र 3 बार सलाह दिया जाता है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बार बार उसी चीज़ को करवा रहे हैं, तो इससे भी बच्चे में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक जो किरणें होती हैं वो बच्चे के दिमाग को भेजती हैं, जिससे कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है। प्री नेटल एज में क्या होता है, अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें आयोडीन की कमी पाई जा रही है तो क्या होता है कि बच्चे में वो दिव्यांगता देखने को बाद में मिलती है। अगर नमक शामिल कर रही हैं बहुत ज़्यादा अपने खाने में, शराब पी रही हैं, निकोटीन यानी कि तंबाकू खा रही हैं, कोकीन खा रही हैं, या हानिकारक रसायन पदार्थों का सेवन कर रही हैं, तो भी बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा। नियोनेटल स्क्रीनिंग। नियोनेटल स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जो बौद्धिक दिव्यांगता के कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके लिए दवाइयाँ या विशेष आहार के रूप में इलाज उपलब्ध होते हैं, जैसे कि PKU, गैलेक्टोसीमिया और हाइपोथायराइडिज्म। जन्म के समय पर इन स्थितियों को पता लगाने वाले जो स्टेटस उपलब्ध होते हैं, अगर उनका पता लगाते ही तुरंत इलाज शुरू कर दें तो फिर बौद्धिक दिव्यांगता की जो समस्या बच्चे में आएगी उससे रोका जा सकता है। पोस्ट नेटल में क्या होता है कि बच्चों के लिए WHO का यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम जो है उसमें बच्चे को शामिल करना। बचपन में गंभीर दस्त और ब्रेन इन्फेक्शन का जो शीघ्र इलाज होता है उसको आप तुरंत करवाइए वहाँ पे, नहीं तो फिर बच्चे में बाद में चल करके उसका मस्तिष्क कमज़ोर होगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा। उचित बौद्धिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शैशवावस्था से बच्चे के लिए एक सुरक्षित देखभाल व समृद्ध और उत्तेजक वातावरण उनको देना। द्वितीयक रोकथाम में क्या होता है कि अगर बच्चे में समस्या आ रही है तो उसका फिर चिकित्सीय स्थिति बनेगी, यानी कि जन्म के समय ये पता लगा लें कि शिशुओं में क्या कुछ दिक्कत आने वाली है, संभावना अगर व्यक्त हो रही है तो तत्काल उसका इलाज कराया जाए बच्चे का। उसका वज़न सबसे पहले नापा जाए, अगर वज़न कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जन्म के दौरान एस्फेक्सिया जो होता है इसकी भी समस्या देखने को मिलती है, और ये नियोनेटल की अवधि में ज़्यादा गंभीर बीमारी के रूप में आ जाता है, बच्चे में देखने को मिलता है। शिशु की किसी गतिविधि में अगर उसमें पिछड़ापन देखने को मिल रहा है तो इसका सबसे पहले आप पता लगाइए, मॉनिटरिंग करिए, उसके बाद फिर आप उसको रोकने के लिए उपाय
शुरू करिए। यानी कि सबसे पहले आप इसमें बच्चे में द्वितीयक रोकथाम में क्या करें, अगर बच्चे में समस्या देखने को मिल रही है तो उसका तुरंत एनालिसिस करते हुए आप चिकित्सक को दिखाएं। गंभीर बौद्धिक दिव्यांगता वाले अधिकांश बच्चों को 6 से 12 महीने की उम्र में ही उनको पहचाना जा सकता है। तो इसलिए अगर यहाँ हल्की बौद्धिक दिव्यांगता बच्चे में देखने को मिल रही है तो फिर तत्काल उसको अपडेट करना चाहिए। जो भी उससे संबंधित चिकित्सक हों उनसे तुरंत सलाह लेना चाहिए और बच्चे के लिए जो कुछ भी हस्तक्षेप बन रहा हो वो चीज़ें वहाँ पे लागू करना चाहिए। माता पिता को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बनना पड़ता है, क्योंकि वो शिशुओं के संपर्क में रहते हैं, हमेशा उनको देखना, सुनना, छूना, या कह लीजिए कि अपने बच्चे के हमेशा टच में रहते हैं। तो फिर उनको वो सारी चीज़ें एनालिसिस करनी होती हैं कि बच्चे में क्या कोई कमी आ रही है, कहीं कमी दिख रही है, तो फिर वो तत्काल उस बारे में पहचान करके, सोच विचार करके उसको चिकित्सक को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है तृतीयक रोकथाम। तो तृतीयक रोकथाम क्या होता है, इसमें सबसे पहले फैमिली आती है। तो बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त जो भी बच्चों के पालन पोषण के लिए सबसे अच्छी जो जगह होती है वो अपना परिवार होता है। परिवारों के द्वारा ही ऐसी स्थितियों को अच्छे से स्वीकार करके बिना किसी चिंता के पूरे आत्मविश्वास के साथ में ऐसी स्थितियों का सामना करना चाहिए और सभी लोगों को एक साथ में आकर के उस व्यक्ति को सहायता देना चाहिए, उसे सेवा देना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके और उस चीज़ को दूर किया जा सके। माता पिता को ऐसे बच्चों के पालन पोषण और प्रशिक्षण के लिए उचित तरीके भी सीखने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से ही सारे कार्य करने लगे, उनको कुछ प्रशिक्षण लेने होते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसे सहायता और मार्गदर्शन, इसके साथ साथ समर्थन की निरंतर ज़रूरत होगी। तो ख़ास तौर पर किशोरावस्था और वयस्क की शुरुआत में ही और संकट के समय पर आप लोगों को वहाँ पे उपलब्ध होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके परिवार में इस तरीके से कोई भी बच्चा है तो परिवार को वहाँ पे ज़्यादा सहायता देनी होगी उस बच्चे को। आगे हम बात करेंगे समुदाय, कम्युनिटी की। तो समुदाय के समर्थन और भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं बनता है। जैसे कोई भी जागरूकता कार्यक्रम अगर आप चला रहे हैं, किसी भी दिव्यांगता से संबंधित है और व्यक्तियों को आप वो सेवाएं दे रहे हैं या उसके प्रति जो भी कार्य कर रहे हैं या उनको सेवाओं में अपने शामिल करना चाह रहे हैं, उसमें आपके बहुत से चिकित्सक, मनोचिकित्सक, ये सभी लोग अगर उपस्थित होकर के सेवाएं दे रहे हैं तो ऐसे में जो कम्युनिटी होता है यानी कि समुदाय होता है उसकी विशेष भूमिका होती है, क्योंकि उनके बिना फिर ये कार्यक्रम आपका संपादन नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखे होंगे अपने गाँव में तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग प्रचार प्रसार के लिए आते हैं स्वच्छता पे रिलेटेड करके या कोई अन्य जो जागरूकता कार्यक्रम होता है उसको लेकर के आए हैं तो बता रहे होते हैं, तो उसमें सभी लोग इकट्ठा होकर के उस चीज़ को सुनते हैं, उसको सुन करके फिर उसको फॉलो किया जाता है। उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आते हैं जो उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से वहाँ पे जानकारी देते हैं। तो वो जानकारी एक तरीके से पहले कम्युनिटी को दिया जाता है, फिर वो कम्युनिटी उसमें हेल्प करती है और अन्य लोगों को फिर वो जागरूक कराती है। तो एक समुदाय बनाया जाता है, उस समुदाय को सबसे पहले जागरूक किया जाता है, फिर वो समुदाय अन्य लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं। इसमें बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें सटीक बीमारी का पता लगाया जाता है या दिव्यांगता का पता लगाया जाता है, फिर उसका इलाज किया जाता है। अगर वो इलाज से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उसको उसी से संबंधित सेवाएं या पुनर्वास दिया जाता है, जिससे बच्चा अपने उस जीवन में जीवन यापन अच्छे से कर सके और फिर अपने जीवन यापन करते हुए उसमें रोजगार भी पा सकें या रोजगार परक बन सके। उसमें आपके चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, मनोवैज्ञानिक हो, सबकी भूमिका होती है। इसके साथ साथ माता पिता की भी इसमें बड़ी भूमिका मानी जाती है, क्योंकि उनके बिना मार्गदर्शन के और भी जो उसमें कार्य को आप सफल बनाना चाह रहे होते हैं या पुनर्वास देना चाह रहे होते हैं वो चीज़ें यहाँ पे फिर नहीं हो पाती है बिना उनके सहयोग के।
अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। तो इसमें सबसे पहले आपके आता है अल्प। तो अल्प में देखते हैं 50 से 55 या फिर कह लीजिए 55 से 70 जो होते हैं आपके IQ लेवल वाले, इनको क्या बोलते हैं? अल्प बौद्धिक दिव्यांग इनको बोलते हैं। इनमें वैचारिक डोमेन का मतलब ये होता है कि इनमें अमूर्त सोच होता है, कार्यात्मक कुछ क्षमताएं होती हैं, संज्ञानात्मक लचीलापन भी पाया जाता है इनमें, सामाजिक प्रभुत्व भी होता है जो बाद में चल करके जोखिम बढ़ाता है अन्य व्यक्तियों के लिए, प्रैक्टिकल डोमेन भी होता है, दैनिक जीवन के कार्यों को अंजाम देते हैं लेकिन ये किसी न किसी की निगरानी में देते हैं, मार्गदर्शन की सहायता से होते हैं, विशेष तौर पर इनका वहाँ पे ख्याल रखा जाता है और अपने ही मार्गदर्शन में कुछ इनको DLS कराया जाता है। मध्यम में आपके 40 से 55 तक होता है। इसमें 10% लगभग जो दिव्यांग होते हैं वो आते हैं, यानी कि मध्यम वर्ग में आपके 10% लोग ही जो बौद्धिक दिव्यांग के होते हैं वो आपके शामिल होते हैं। इसमें रोज़मर्रा की जो गतिविधियां होती हैं उसको सहायता देने पर बच्चे स्वयं से कर लेते हैं और इसमें बच्चे थोड़ा बहुत संवाद भी कर लेते हैं, मतलब बातचीत भी कर लेते हैं, संप्रेषण भी कर लेते हैं, कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं इसमें। और इसमें कुछ चीज़ें वे मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी एक्टिविटी में ये कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे गंभीर की। तो गंभीर में आपके 25 से 40% के लोग आते हैं इसमें, 25 से 40 IQ वाले आते हैं, 3 से 4% इसमें गंभीर अक्षम व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं आपके। और ये जो बच्चे शामिल जो होते हैं इसमें ये बहुत ही सीमित होते हैं, कुछ ही कार्यों को ये निष्पादित कर पाते हैं, निरंतर कई क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, लगभग सभी दिव्यांगता के साथ में ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। इनका सामाजिक जो चीज़ें होता है काफ़ी प्रभावित होता है और प्रैक्टिकल डोमेन में आपके सभी कार्यों के लिए निरंतर होना चाहिए, दैनिक जीवन में इनके जो होता है वो काफ़ी अच्छे से ये कार्य को संपादित नहीं कर पाते हैं। गहरा का मतलब 1 या 2% होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित होते हैं अक्सर, और इसमें प्रतीकात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मतलब इनमें शामिल होते हैं। कुछ जैसे नेत्रहीन जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, कुछ इसमें आपके सर्वर बाधित बच्चे भी शामिल होते हैं और इसी से रिलेटेड बौद्धिक दिव्यांग भी होते हैं इसमें। तो ये इनके क्षेत्र पे निर्भर करता है, लगभग ये अपने सभी कार्यों के लिए दूसरे पर भी निर्भर रहते हैं। तो ये 1 से 2% तक लगभग पाए जाते हैं। तो इसी के साथ में ये हमारा 3.1 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो पार्ट था ये हमारा रिवीजन पूरा हुआ। आप लोग वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर डालें कि हमें वीडियो अच्छा लगा, या फिर वीडियो में जो कुछ कमियां हो उसको भी आप लोग ज़रूर बताएं। और हाँ, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की वीडियो इस पे मिल जाएगी, वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करने होंगे और इस क्लास को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना होगा ताकि आपके पेपर के अच्छे से तैयारी हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जिसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हमें रिवीजन करना है। इसको हम अच्छे से रिवीजन फिर से करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें।